गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरुई। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉपिक रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हम देखेंगे। उसका पार्ट 1 हम आज देखेंगे और पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले विधि का शासन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे। Principle of legality, which refers to a government based on principles of law, not of men. सरकार मनुष्यों के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगर हम रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की सिंपल भाषा में अगर लैंग्वेज देखते हैं तो मतलब होता है विधि का शासन। तो ऐसी गवर्नमेंट जो विधि के अनुरूप है, विधि के अनुसार कार्य करती है, तो सरकार मनुष्यों के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो ऐसा स्टेट जहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मनुष्यों के सिद्धांत या उनके खुद के सिद्धांतों के आधार पर रूल नहीं करती है, बल्कि जो लॉ है उन सिद्धांतों के आधार पर वहाँ का शासन करती है, तो उसे विधि का शासन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजर ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि शासक का प्रवर्तक कौन था? सर एडवर्ड कुक। ही सक्सीड इन मेंटेनिंग दैट द किंग मस्ट बी अंडर द गॉड एंड लॉ एंड दस इंडिकेटेड द सुपरमेसी ऑफ लॉ अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। विधि के शासन के जो प्रवर्तक थे न्यायमूर्ति एडवर्ड कॉक, उन्होंने ये कहा था कि निर्धारित किया था कि राजा को ईश्वर व विधि के अधीन होना चाहिए। कोक ने प्रशासकों की महत्वाकांक्षा के ऊपर विधि के आधिपत्य का समर्थन किया था। तो कॉक के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, वो जो विधि शासन के प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि राजा जो है वह हमेशा ही भगवान और विधि के अधीन होना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी इसलिए माना जाता है, नहीं तो वह अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसका दुरुपयोग कर सकता है, उसको मिसयूज कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर विधि का आधिपत्य होना चाहिए, विधि का कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए, तभी वो आधिपत्य का वो समर्थन करते थे। तो उन्होंने कहा था कि राजा को ईश्वर व विधि के अधीन होना चाहिए और प्रशासकों की महत्वाकांक्षा के ऊपर विधि का आधिपत्य का समर्थन किया था। उसके बाद जो रूल ऑफ लॉ के समर्थक जो माने जाते हैं वो है प्रोफेसर डाइसी। लेटर प्रोफेसर डाइसी प्रोवाइडेड prominence to this rule in his book The Law and the Constitution 1885. According to Dicey interpretations, he attributed following 3 meanings to the doctrine. आगे जो है वो प्रोफेसर डाइसी ने इस नियम को अपनी पुस्तक लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो 1895 में 85 में इसका पब्लिश हुआ था, उसमें इसको प्रचलित किया था। और उनके हिसाब से डाइसी के अनुसार इस सिद्धांत के प्रमुख 3 तत्व होने जरूरी माने जाते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला है सुप्रीमेंसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता, और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, विधिक भावना की प्रबलता। तो इसमें जो उन्होंने अपने सिद्धांत के 3 तत्व बताए, उसमें सबसे पहला तत्व यह है कि विधि जो है वह सर्वोच्च होनी चाहिए। तो सामान्य तौर पर यह कहा गया था डाइसी के द्वारा कि जिस विधि के शासन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहां पर व्यक्ति प्रमुख न होकर विधि प्रमुख होनी चाहिए। राजा विधि के अधीन कार्य करना चाहिए, विधि राजा के अधीन कार्य नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा स्टेट जहां की गवर्नमेंट लॉ को सुपरमेंसी देती है, लॉ को सर्वोच्चता देती है। और लॉ की सर्वोच्चता के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉ जो है वह किसी निकाय के द्वारा निर्मित होना चाहिए, सॉवरन होना चाहिए, मतलब उसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए। सेकंड था उसको मानने के लिए सभी लोग बाउंड होने चाहिए, बाध्यकारी होने चाहिए, कि लॉ जिनके लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर उसको मानना या नहीं मानना लोगों के विवेक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि वह उसको मानने के लिए बाउंड होने चाहिए। और तीसरी लॉ ऑफ सुप्रीमेंसी में इंपॉर्टेंट होता है कि पेनल्टी। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है कानूनों की, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की पावर होनी चाहिए कि वह उन लोगों को दंडित या उनको शास्ति उसको पनिश कर सके। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले है कि विधि सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए,
उसका पालन बाध्यकारी होना चाहिए, और उसका पालन अगर कोई नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसको नहीं पालन करने के लिए दंडित किया जा सके। सेकंड है आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता। सभी व्यक्ति जो वहाँ पर निवास करते हैं उन सभी के लिए विधि समान होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का लिंग के आधार पर, उनके स्टेटस के आधार पर किसी भी प्रकार का उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति जो उस राज्य में निवास करते हैं उनके लिए समान विधि होनी चाहिए। थर्ड है आपकी विधिक भावनाओं की प्रबलता, ऑफ द लीगल स्पिरिट। इसका तात्पर्य यह होता है कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि सामान्य तौर पर सभी व्यक्तियों के ऊपर एक समान विधि का निर्माण होना चाहिए। सभी लोगों को विधि समानता से प्रोटेक्ट करे, और अगर उनके द्वारा विधि की अवहेलना की जाती है तो उन सभी के लिए समान के दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीज़ें वहाँ पर होनी जरूरी मानी जाती है, डाइसी ये कहता है। फिर है आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। आफ्टर डाइसी, डेविस एलोब्रेटेड 7 एसेंशियल मीनिंग्स ऑफ टर्म ऑफ रूल। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना। डेविस ने इसके पश्चात विधि के शासन की 7 महत्वपूर्ण अर्थ बताए हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं। सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर। सबसे पहला है कानून व व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह माना जाता है कि उस राज्य में कानून और व्यवस्था जो है वह होनी जरूरी मानी जाती है, और कानून व व्यवस्था के लिए रूल ऑफ लॉ जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद है निश्चित नियम होने चाहिए। ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ पर स्थापित किया गया है उसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर निवास करने वाले लोगों के लिए कुछ निश्चित नियम होने जरूरी माने जाते हैं। विवेकाधिकार का विलोपन होना चाहिए। वहाँ पर निवास करने वाले या वहाँ पर कार्य करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी है वह जो भी कार्य करेंगे वो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत ही कर सकते हैं। वह उन्हें ज़्यादा विवेकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती है, तो विवेकीय शक्तियों का वहाँ विलोपन होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फेयरनेस, विधि के सम्यक प्रक्रिया और त्रुजता। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जो प्राधिकारी कुछ भी कार्य कर रहा है उसके लिए एक निर्धारित लॉ की प्रक्रिया होनी चाहिए, और जो लॉ की प्रक्रिया है वह निष्पक्ष होनी चाहिए, त्रुज होनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए, सभी के लिए समान होनी चाहिए। ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के नियमों की अनुपालना होनी चाहिए। तो जो विधि के शासन को जो लागू करवा रहा है उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी माना जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का वहाँ पालन होना चाहिए। फिर है प्रेफरेंस फॉर जज एंड ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। कार्यपालक प्राधिकारी और प्रशासनिक अधिकरण के मुकाबले न्यायाधीशों और साधारण न्यायालयों को अधिमान होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जहाँ पर विधि का शासन है वहाँ न्यायाधीशों और साधारण न्यायालयों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ट्रिब्यूनल्स कोर्ट के या प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल्स है या एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डिनरी है उनसे ज़्यादा महत्व न्यायाधीशों को दिया जाता है। जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है विधि शासन में उनका न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल है जिनका पालन लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक माना जाता है, तभी वहाँ पर विधि के शासन की स्थापना अगर की जाती है तो वह सक्सेसफुली जो है रन कर सकता है। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 जो है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम रूल ऑफ लॉ का पार्ट 2 करेंगे।